हेलो एजुकेटर्स, आपका चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मीन्स हमारे दो पार्ट होते थे, एक कॉमर्स था, कॉमर्स में एक हमारा था ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिस्कस किया था। ऑक्सिलरीज का डिफरेंट बेसिक सा मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, हेल्प टू ट्रेड, ट्रेड मेयर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। ओके, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में भी मेरा आज का जो वीडियो होगा सिर्फ इसी को कवर करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड टाइप्स ऑफ या कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। एंड द लास्ट लेक्चर नंबर 10 विल बी योर चैप्टर्स लास्ट वन, जिसमें हम बताएंगे आपको कि बिजनेस स्टार्ट करते समय कुछ बेसिक फैक्टर्स है जिनका एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना चाहिए। एक बिजनेसमैन को किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है। चलिए एक 2 मिनट का शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड। आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें हमारे मिडिल मैन थे, मीन्स होलसेलर एंड रिटेलर्स थे, बैंकिंग एंड फाइनेंस था, देन आफ्टर आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था, इंश्योरेंस था। ये सब कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल होते हैं जब हम बिजनेस करते हैं, और ट्रेड भी हमारा एक बिजनेस का पार्ट होता है। तो एक बोले ना कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कुड बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है एक सर्टेन एरिया पे मैन्युफैक्चर होता है, किसी भी कंट्री के किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बट इट इज़ नॉट क्वाइट नेसेसरी दैट ओनली कंजम्पशन इज लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। कंजम्पशन जो हमारा होता है वो हर जगह होता है, बिकॉज हमारी ह्यूमन जो डिमांड्स होती हैं, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ह्यूमन डिमांड्स कैन नेवर बी जीरो। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कुड बी जीरो एट सम पॉइंट, बट मैन्युफैक्चरिंग कुड बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अमूल का दूध का पैकेट है या अमूल का बटर है, ब्रेड है ब्रिटानिया का, ये सब प्रोडक्शन तो इनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं एक ही जगह हो रहा है, बट सारे के सारे कंजम्पशन हर जगह पे है। तो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का डिफरेंट बेसिक से मैंने आपको मीनिंग बोला है, टू असिस्ट या टू हेल्प। ओके, आज हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, कोई भी काम होता है हम स्टडी ही करते हैं, ऑब्वियसली हमारा भी ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन या टू एक्वायर सम नॉलेज। ओके, टू बी प्रैक्टिकली एंड theoretically well versed, to live a comfortable life, luxurious life, अच्छे से पढ़ाई करो, to seek for IITs, IIMs, MBAs, MCAs, CSCS, CWAs, डॉक्टर्स, ये सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, और उन्हीं को स्ट्राइक करने के लिए हम अच्छे से पढ़ते हैं हमारे एकेडमिक्स में। तो अब जो हमारा चैप्टर है बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज होता है कि आपको पहले तो मैं बता दूँ पिछले वीडियो में क्या हुआ, अभी मैं आज का आपके लिए ट्रैक तैयार कर रहा हूँ कि आपका वीडियो आपके लिए कैसे इंटरेस्टिंग हो। ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल ज़रूर है, बट आप जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप पाओगे कहीं ना कहीं कि ये बुक्स में जो पॉइंट्स हैं, बुक्स में जो चीज़ें एलेबोरेट की गई हैं हमारे ऑथर्स के द्वारा, उनका कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। वो डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं हमारे लाइफ स्टाइल के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल्स या प्रोफेशन काइंड ऑफ बिजनेस जो था, स्पेशलाइज नॉलेज है। आप लोगों के ब्रदर्स सिस्टर्स फादर मदर्स में भी हो सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, तो वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आएंगे। किसी के माँ किसी की मम्मी सीए है, या किसी की मम्मी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लॉयर है, तो वो प्रोफेशन के हेड में आएंगे। और इस सिर्फ स्कोर के पर्पज से पढ़ना चाहिए भी नहीं, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी फेवर भी नहीं करता पर्सनली। आप पढ़ो अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए। आप कहीं पे खड़े हो जाओ, आपसे अगर कोई बात कर रहा है बनाना, तो यू मस्ट हैव फैक्ट एंड फिगर्स।
नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, किताबी कीड़े बन के बुक वर्म बन के आप लाइफ में बहुत आगे तक नहीं जा सकते। या यू मे स्कोर गुड मार्क्स, यू मे बी कॉलेज टॉपर, बट उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो हमें हमारी लाइफ में एक कंप्लीट इंसान ना बना सके। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए कोर ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है सर, आप पहले लेक्चर से बताते आ रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग। हाँ सर होता है प्रॉफिट अर्निंग, बट कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और भी होते हैं। मल्टीपल का मीन्स होते हैं मोर देन वन, कई सारे। ओके चलिए बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट अर्निंग ये तो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिजनेस। बताता हूँ मैं। बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टार्टअप, इनिशिएशन, जब हम स्टार्ट करते हैं, और उसका एंडिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। ये एंड पॉइंट होता है, हम कोई भी चीज़ कर क्यों रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, एंड पॉइंट तो है ना, स्टडी का भी एंड पॉइंट है। कैसे? जब हम जॉब करेंगे तब। वैसे ही बिजनेस का भी एक एंड पॉइंट होता है, या हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव इज कंसीडर्ड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ एनी एक्टिविटी, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द बिजनेस बट इन रिलेशन टू एनी अदर एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होता है, हम कह लेते हैं किसी भी एक्टिविटी का कोर्स ऑफ एक्शन चलता है क्यों ना, सिर्फ अचीव करने के लिए। किसको? ऑब्जेक्टिव को। देखिए कुछ सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ को आपके बुक्स में हेड्स के थ्रू दिया है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव्स का काम क्या है। मैंने आपके नोट्स डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अर्निंग प्रॉफिट तो मोटिव होता है, बट ऑल्दो फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट देयर आर सम more benefits or some more objectives that businessman should strive to achieve, जिसमें एक होता है it is a source of business functions। देखो प्रॉफिट अर्निंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका एक रूट कॉज क्या होता है कि जो अर्निंग होती है पर्सन्स की, वो डायरेक्ट कोरिलेट होती है प्रॉफिट के साथ। मैंने आपको लास्ट कुछ जो हमारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बताया कंपनी शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, उसमें क्या होता है इन्वेस्टर्स, हमने बोला था ना एक इन्वेस्टर दूसरा पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक तो पैसा लगा के रखा है बिजनेस में उसने आपके, और दूसरा पोटेंशियल इन्वेस्टर जो चाहता है कि पैसा बिजनेस में लगाए। तो आपके घाटे के बिजनेस में कोई आपका कंट्रीब्यूटरी नहीं बनना चाहेगा। जब अगर आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो हर इंसान चाहता है कि हम इस इंसान के बिजनेस में पैसा लगाएं। आज रिलायंस के जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आप सब लोग पैसा लगाना चाहते हो, है ना? क्यों? रिलायंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नेशन, है ना? तो वैसे ही कह रहा है कि प्रॉफिट को माना जाता है एसेंशियल प्रॉफिट अर्निंग। इस ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि एक हेड में बताते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी और एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब उस एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है तो फिर उसमें तीनों हेड आ जाते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। सबका काम कहीं ना कहीं पे क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अभी बता रहे कि प्रॉफिट अर्निंग जो होता है इसको सबसे बोला है कोर ऑब्जेक्टिव माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इसका कारण है सबसे पहली चीज ये बेस होता है पर्संस की अर्निंग का। ओके ठीक है। दूसरा, आपका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आप उतना ज्यादा फाइनेंस रेज कर पाओगे। कारण मैंने आपको पीछे बताया है, मैं फिर से एक बार बताते हुए चल रहा हूँ, जल्दी किसी चीज की नहीं है। वही चीज है कि सिलेबस में 2 महीने में खत्म करा दो, पर उस सिलेबस को खत्म करा के फायदा क्या, जिसमें मैंने बच्चों को उस सब्जेक्ट का बेस्ट फ्रेंड ही बनाया। मैं चाहता हूँ बिजनेस स्टडीज आप पढ़े नहीं, आप अपने ब्लड में डाल लें, आपकी रगों में उतर जाना चाहिए बिजनेस। कैसे समझाता हूँ। पहली साल बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से, 10 लाख से, रेट ऑफ रिटर्न का 30%, आपने 3 लाख प्रॉफिट कमाया। आपने नेक्स्ट ईयर में बिजनेस एक्सपेंड किया 15 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 40% मीन 6 लाख। आपने डिविडेंड स्टार्ट किया, अभी आप चलते आ रहे हो आफ्टर 10 ईयर्स, अभी आपके बिजनेस का मार्केट कैप है 1.5 करोड़, और आप चाहते हो कि हमको 50 लाख रेज करना है पब्लिक से। पब्लिक क्या करेगी? जब आप इशू करोगे
कैपिटल इशू करोगे शेयर से डिवेंचर्स के रोल में, फॉर्म में। जब पब्लिक आप पे 50 लाख को सब्सक्राइब करेगी तो वो क्या देखेगी, जो आपने पिछले ईयर्स में डिविडेंड दिया वो किस तरीके से दिया, आपका पैटर्न ऑफ डिविडेंड क्या रहा है, आपका पेमेंट टू योर कंट्रीब्यूटर्स, योर स्टेक होल्डर्स, योर इन्वेस्टर्स क्या रहा है। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड रहा है आपके इन्वेस्टर्स के लिए, तो आपकी कंपनी में हर कोई पैसा लगाना चाहेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है, इट कुड बी ए सोर्स फॉर रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक। तीसरा, प्रॉफिट अर्निंग हमेशा उस कंपनी का अच्छा होता है जिसका वर्क फोर्स जो होता है, यहाँ पे हम बात करें एचआर डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स वहां के लेबर, वहां के एम्प्लॉइज, जिस कंपनी के एफिशिएंसी लेवल, मैंने आपको बताया था इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव तो हर कोई हो सकता है बट एफिशिएंट हर कोई नहीं होता। एफिशिएंट वो होता है जो गिवन टाइम में गिवन टास्क को कंप्लीट कर सके। एग्जांपल, 1 आवर में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर पढ़ाना है बट मैं 1 आवर में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आई एम नॉट एफिशिएंट। बट इफ आई एम कंक्लूडिंग दैट होल चैप्टर इन 1 आवर, आई एम एफिशिएंट। ओके, तो वही चीज कह रहा हूँ कि इट इंक्रीजेस द efficiency level. Yeah, it could be the reason for the efficiency in HR sector of a company. यही आपके बुक्स में लिखा है, मैंने आपके नोट्स में डाला है। It indicates the efficient working of business. Fourth one is it can be taken as society's approval of the utility of business. समझिए, बिजनेस वैक्यूम में तो रन करता नहीं, बिजनेस एक एनवायरनमेंट में रन करता है, एक सोसाइटी होता है उसमें रन करता है बिजनेस, है ना। जब आपको बिजनेस से प्रॉफिट मेकिंग है तो ये क्या शो कर रहा है, जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस में आप डील कर रहे हो उस सर्विस का यूटिलिटी जो है आपकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। जियो का सिम, अगर जियो को पब्लिक ही ना खरीदता, अपार्ट कि उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट शुरू में दिए, आज वो हमसे चार्जेस ले रहे हैं, बट अगर पब्लिक उस चीज को एक्सेप्ट ना करता तो क्या जियो स्टैंड करता? आज हम जियो को इतने रेपुटेटेड ऑपरेटर के नाम से जान रहे होते? जी नहीं जान रहे होते। तो प्रॉफिट जब आपका होता है तो ये सीधा सीधा शो करता है कि पब्लिक ने आपके प्रोडक्ट पे विश्वास दिखाया। आप किसी भी रेपुटेटेड कंपनी को ले लीजिए, अमेजॉन, वर्ल्ड स्टॉप शॉपिंग वेबसाइट, जेफ बेजोस, ओके, उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, सोसाइटी ने अप्रूव किया। इसलिए तो प्रॉफिट अर्निंग जो होता है कुछ चीजों का इंडिकेटर होता है। एंड जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक ग्लोबल रेपुटेशन बिल्ड हो जाता है, लोग आपको जानने लगते हैं कि हाँ सर उस कंट्री में एक बिजनेसमैन है। आज हर कोई जेफ बेजोस को जानता है ना, हर कोई वॉलमार्ट को जानता है, सैम वॉल्टन इज द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट, है ना, जिसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया है। वॉलमार्ट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट का। तो प्रॉफिट अर्निंग को कोर ऑब्जेक्टिव मानते हैं हम, उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स और भी होते हैं, बट प्रॉफिट अर्निंग को कोर ऑब्जेक्टिव मानने के पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। वो स्पेसिफिकेशंस क्या है अभी मैं आपके नोट से रीड कर देता हूँ, मैंने आपको समझा दी सारी चीजें, अभी देखिएगा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता है बुक्स में, लिखी सारी वही चीजें होती हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस, है ना, with end every business is directed to the achievement of certain objectives। कोई भी काम करते हैं हम कहते हैं ना कि मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बॉल है मैं इसको धक्का मारता हूँ सुबह से शाम तक तो मुझे सफलता मिलेगी। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट हार्ड वर्क शुड बी डन इन राइट डायरेक्शन एंड इन राइट अमाउंट विद ऑनेस्टी। ओके, business persons themselves proclaim that their primary objective to produce or distribute good or service for a profit। देखिए बिजनेसमैन तो यही मान के चलते हैं कि उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और प्रॉफिट अर्न करना। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट कोर ऑब्जेक्टिव है बट इट्स नॉट द सॉलिटरी ऑब्जेक्टिव फॉर एनी बिजनेस। ठीक है,
क्यों होता है कोर ऑब्जेक्टिव? इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके रीजंस हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पर्संस, इट कैन बी अ सोर्स फॉर फाइनेंस और मीटिंग द ऑब्लिगेशंस related to the financial requirements of the business. Third one is it indicates the efficient working of the business enterprise and human resource department. It can be taken as society's approval of the utility of business. Means society ने आपके business में विश्वास दिखाया, उनको ट्रस्ट था कि आपने उनके satisfactions को मीट अप किया, मीट किया और आपने उनको फुल सेटिस्फाई किया. एंड लास्ट वन इज योर it builds up the reputation of business enterprise. ये प्रॉफिट अर्निंग को कोर ऑब्जेक्टिव मानने के कुछ रीजंस हैं. अभी मैं आपके साथ शुरू करता हूँ कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मींस इसके अलावा भी बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक इनोवेशन, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू आइडियाज, adapting new techniques, replacing orthodox या ट्रेडिशनल मैनेजमेंट विद मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच, है ना. ग्लोबलाइजेशन, आपका बिजनेस एक कंट्री में रन कर रहा है, अभी आप चाहते हो कि कहीं और ले करके जाओ, है ना. सोशल डेवलपमेंट, मैंने बोला था ना कि प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बिसाइड्स प्रॉफिट अर्निंग देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. मैं शुरू करता हूँ. अभी वीडियो अपना पेस में करते हैं थोड़ा सा. नंबर वन इज मार्केट स्टैंडिंग. समझिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं, हमने कहा नेचुरल नीम टूथपेस्ट बनाना है हमको. जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होगा मार्केट में स्टैंड करना. जब हमारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, जिस ईयर में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, उस ईयर हम क्या करना चाहेंगे? उस ईयर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में सेफ प्रोडक्ट्स के लिए पब्लिक कितना एफर्ट करना चाहती है. हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने टूथपेस्ट का प्राइस 300 पर पीस रखेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन है. वो कोलगेट के लिए चले जाएंगे, पेप्सोडेंट के लिए चले जाएंगे, बाबा रामदेव के दंत कांति के लिए जा सकते हैं. तो वो सारे हमारे प्री मार्केटिंग टेक्निक्स होते हैं, मार्केट एनालिसिस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या मार्केट इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, M&A अप्रोचेस, मार्केट एक्सेस. वो क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि आपको आइडिएशन मिल जाए कि अगर आप किसी सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस में जाना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या चीजें चाहिए. बिकॉज मार्केट स्टैंडिंग इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. If a business organization is not able to stand in the market, how can he or he supposed to be a profit earning organization? जी, नोट्स में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ. सिंपल सा, इट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज. जैसे आप, मैंने बोला आप नेचुरल नीम टूथपेस्ट बनाना चाहते हो, इट मींस वहाँ पे बहुत सारे टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस स्टैंड अप है. मार्केट स्टैंडिंग मींस आप भी उनके साथ में हेड टू हेड खड़े हो सकते हैं. और ये कब हो पाएगा? ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. क्यों हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं? जब हम मार्केट में स्टैंड होंगे, मार्केट स्टैंडिंग मींस वी आर एक्वायरिंग सम रेपुटेशन, सम नेम एंड फेम. Anil Ambani is not only earning a profit, but he is also earning some market name. He has a market standing. He not he, but on his behalf, his organization have market standing. Means it refers to the position of enterprise in relation to its competitors, and enterprise must aim at standing on stronger footings, मजबूती से खड़े हो, in terms of offering competition products to its customers and serving them to their satisfaction. और आप कब स्टैंड कर पाओगे मार्केट में अच्छे से? जब आप पब्लिक के, कहते हैं ना, लोगों की जरूरतों पे खरा उतरना है, उम्मीदों पे खरा उतरना है. नेक्स्ट वन इज इनोवेशन. इनोवेशन का मैं आपको मीनिंग पहले भी बता चुका हूँ जब आया था वर्ड. To add something new, नवीनीकरण, adaptation of new ideas, new techniques in your business skills. इस पे ज़्यादा बात करने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता. आजकल 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज्ड बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है हमारे यहाँ. सारे ऑर्थोडॉक्स मैनेजमेंट जो स्पेसिफिकेशंस हैं
सीज अप किए गए, अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से काम करना शुरू कर रहे हैं। इट मीन्स देखिए नोट्स में वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। आज हाथों की जगह कढ़ाई बुनाई का काम मशीन्स कर रहे हैं, वीविंग एंड सीविंग ऑफ क्लॉथ्स। ओके, इसके अलावा अगर आप देखा जाए पेंटिंग के लिए पेंट मशीन है, डाइंग मशीन्स आ चुके हैं। पहले कार का असेंबलिंग करते थे तो ह्यूमंस चाहिए होते थे, उनको वर्कफोर्स चाहिए होता, आज रोबोट्स काम कर रहे हैं। यू मे जस्ट गो ऑन टू द यूट्यूब एंड सी हाउ रोबोट्स असेंबल कार। आप देखिएगा वहाँ पे उनको कमांड्स दिए जाते हैं। ह्यूमंस आर एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम दोज एरियाज। सिर्फ रोबोट से उनको कमांड दी जा रही है कंप्यूटर के थ्रू और वो सारी की सारी कार्स असेंबल कर रहे हैं। पढ़ता हूँ मैं आपके नोट्स में क्या लिखा है। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। मतलब कोई भी चीज आप बना रहे थे, पहले किस तरीके से बना रहे थे, अब उसको नए तरीके से बनाएं जिससे टाइम भी कम लगे। इनोवेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मैं बताऊं, ये तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, बट ये करना क्यों होता है, ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्यों है? बिकॉज इससे दो चीजें कम होती हैं। एक तो टाइम कम लगता है किसी भी चीज को करने में, है ना, और एक कॉस्ट कम आती है। टाइम कम कैसे लगता है? पहले खेत कैसे जोतते थे? प्लोइंग ऑफ फील्ड्स वाज डन थ्रू ऑक्सेस, हल से जोत रहा है। आज लोग ट्रैक्टर लेके जाते हैं, कल्टीवेटर लगाया, सारा का सारा खेत जोता है, खेती चालू। आलू बो रहे हैं, पहले ह्यूमंस को बोलते थे, आज आलू बोने की मशीन अवेलेबल है। तो वही सारा इनोवेशन में है। इनोवेशन अब इनोवेशन होता क्या है? इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस। आपने इनोवेशन किया प्रोडक्ट और सर्विस में, देन इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जिस तरीके से सप्लाई, पहले आप क्या करते थे, आपके एचआर डिपार्टमेंट के लोग जाते थे, आज आपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हो मिंत्रा है, कूव्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सबके आज एम कॉमर्स, ई कॉमर्स कितना आगे जा चुका है। ये सारे इनोवेशन के आइडियाज हैं। अनदर वन इज प्रोडक्टिविटी। जब बिजनेस ट्रेंड होता है तो हमारा मार्केट में बिजनेस ट्रेंड हो गया तो हमें प्रोडक्टिविटी के साथ मीट करना है। प्रोडक्टिविटी इज द कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स फॉर डिमांड। अगर आपको मार्केट से डिमांड मिल रहा है और आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो तो भी आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और आपका टूथपेस्ट पब्लिक को पसंद आ गया। अब आपके पास ह्यूज डिमांड अराइज हो रही है। जब आपके पास ह्यूज डिमांड अराइज हो रही है, इट मींस अब आपका कौन सा फैक्टर काम में आएगा? प्रोडक्टिविटी। जियो के सिम बीच में बिल्कुल मिल नहीं रहे थे। इट वॉज द केस रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ जियो सिम कार्ड्स। लाइन लगाई है लोगों ने, बहुत से आप यूज कर रहे होगे, एंड आई एम श्योर एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इंडियन पर्सन इज यूजिंग द जियो ऑपरेटर। तो प्रोडक्टिविटी के लिए क्या लिखा है जरा बताता हूँ। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। आपके पास कितना रॉ मटेरियल है? आपके पास रॉ मटेरियल था 1000 टी शर्ट्स के लिए, आप अभी टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर ही कर पाए हो 750, मींस एफिशिएंसी कम है, आपको प्रोडक्टिविटी पे मीट करना है। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेजिंग फंड्स एंड फाइनेंस थ्रू द बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द पब्लिक से शेयर या डिवेंचर्स इशू करके या फिर बैंक से लोन लेकर के। फिजिकल रिसोर्सेज में कंपनी के कुछ अपने रिसोर्सेज, ठीक है, बताता हूँ। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज बोले तो कंपनी के लिए कुछ नहीं, कंपनी के गैप पे आपके पास प्लांट है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास आपका एक चीज आता है फैक्ट्री प्रेमिसेस, जिसको हम फैक्ट्री प्रेमिसेस बोलते हैं, फैक्ट्री प्रेमाइसेस बोलते हैं। फैक्ट्री की अपनी जगह है, लॉन हो गया, कैफेटेरिया हो गया, है ना, और आपका मीटिंग हॉल हो गया, ये सारा कंपनी का अपना स्पेसिफाइड लोकेशन होता है। तो ये भी होता है कि आपको फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी अटेन करना है। देन आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट्स, देखिए यहाँ पे भी अर्निंग प्रॉफिट्स है, जबकि मैंने आपको पीछे कितना बताया, बुक्स भी रिपीट अप करती है चीजें। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर इज द वन हु मैनेजेस द बिजनेस अफेयर्स ऑफ ए कंपनी और running the company on its behalf. Company is not a natural person. It doesn't have physical existence, but it runs through its employees and management. And management को कौन? मैनेजर संभाल रहा है। तो मैनेजर की एफिशिएंसी
और मैनेजर के डेवलपमेंट और उसके परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटीज, वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। जब भी बिजनेस कोई काम करता है तो उसमें मैनेजर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस रहते हैं, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज मैनेजर इज कंसीडर्ड टू बी द की पर्सन इन रिलेशन टू अ बिजनेस एंटरप्राइज, बिकॉज ही इज द वन हु इज responsible for implementation of policies, rules, bylaws, memorandum of company। उसके पास बहुत पावर होती है, सीधा सीधा बोले वो कंपनी की सोल होता है मैनेजर। एम्प्लॉयज अगर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क कैसे करेंगे, वो वर्क वैसे करेंगे जैसे उनको मैनेजर ने डायरेक्शनलाइज किया है। ओके, अनदर वन इज योर वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। एम्प्लॉयज तो ब्लड होते हैं कंपनी के लिए, अगर मैनेजर सोल है तो ब्लड है एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द मैनेजर। और जब आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके वर्कर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या वो फुल्ली काम कर पा रहे हैं या वो चीज़ों को अटेन अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिनसे कि वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर जाए, इंक्रीज अप हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करता है बिजनेस, एक बिजनेस एंटरप्राइज प्रमोशन टेक्निक्स अडॉप्ट करता है ना, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप देखते हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट कॉर्पोरेट ऑफ द मंथ, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव ही है बिजनेस का। एक होलसम बिजनेस है, एक क्या है, ऑल राउंड सक्सेसफुल बिजनेस जो होता है सिर्फ प्रॉफिट पे काम नहीं करता, वो अपने रेपुटेशन पे काम करता है, वो अपने एचआर डिपार्टमेंट पे काम करता है, वो अपने मैनेजरियल स्किल्स पे काम करता है, वो अपनी प्रोडक्शन टेक्निक्स पे काम करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, और बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोच के करना चाहिए। देखिए, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी एंटरप्राइज। प्रोडक्शन किस पर डिपेंड होता है, डिमांड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉयज के ऊपर। मैनेजर नहीं आएगा टूथपेस्ट बनाने, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स होंगे जो टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। देयरफॉर एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इंप्रूविंग इट्स वर्कर्स। और वर्कर्स के लिए आजकल साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, वर्कर्स आर ट्रेन्ड in scientific manner so that they can be made more efficient। एक होता है ना, जब हम लोगों का IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम होता है जिसमें हम लोगों को बैंक की जॉब ऑफर की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले IBPS का पढ़ाई करते हैं, प्री मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, देन आफ्टर वी गो थ्रू द आर्टिकलशिप, हमको बैंक्स में भेजा जाता है। पहले हमारा ट्रेनिंग पीरियड चलता है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद हमको जॉब ऑफर किया जाता है, जब हम अपने डेजिग्नेशन पे बैठते हैं और फिर सर्व करते हैं पीपल को। तो भाई ये ट्रेनिंग जो साइंटिफिक ट्रेनिंग चलती है वो क्यों चलती है, क्योंकि वर्कर्स को परफॉर्मेंस के वर्कफुल बनाना चाहिए और बनाना उनका एटीट्यूड संभालने के लिए। और किसी भी इंसान को वो बुक्स पढ़ के आ रहा है, नॉलेज करके आ रहा है, नॉलेज ले करके आ रहा है, बट उसको प्रैक्टिकली वेल वर्स बनाने के लिए, उस सराउंड में डालने के लिए उसको ट्रेन करना जरूरी है। जब टैली इन्वेंट हुआ, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, नॉर्मली वीडियो 25 to 27 मिनट्स का होता है, इट मे क्रॉस 30 to 32 मिनट्स, सो डोंट माइंड। चीज़ों को डिटेल में बताने में कभी कभी वक्त लग जाता है, मैं कोशिश करता हूँ उनका वीडियो शॉर्ट रहे, बट इन सम केसेस इट एक्सटेंड्स स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। बट मेरा ये होता है कि जो टॉपिक लेता हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ, तो बस उसी में। जब टैली आया तो टैली के लिए लोगों को पहले सिखाया गया कि टैली सॉफ्टवेयर में वर्क कैसे करना है, कैसे वाउचर्स बनाने हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को क्रिएट करना है। शुरू में जब टैली आया था कोई सीख के नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है वक्त के साथ में। तो वही है, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट कोर ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज, बिकॉज जो प्रोडक्टिविटी फैक्टर है वो किस पे डिपेंड है, वर्कर्स पे। और वर्कर्स किस पे डिपेंड है, अपने स्किल्स पे। और उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज में उनको वर्कर्स समिट में लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे जो बोला जाए कि बिजनेस कोर टाइकून्स होते हैं उनसे मीटअप कराएं, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं। आजकल तो वर्कर्स के लिए काफ़ी कुछ होता है, हॉलीडे पैकेजेस उनको मिलते हैं, अगर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप लेके जा रहे हो तो आपको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स। प्रमोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस परफॉर्मेंस एटीट्यूड। लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
देखिए, सोसाइटी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर आप कभी एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकते। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ भोपाल गैस ट्रेजरी का। मिस्टर एंडरसन, भोपाल गैस ट्रेजरी जहाँ पे एक गैस टॉक्सिकेटेड गैस लीक हुआ था, उसमें कई लोग जान से गए थे। इतना जबरदस्त वहां पर गैसियस इन्फेक्शन फैला था, हैजार्डियस गैस लीकेज हो गया था। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक की फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के स्टैंड अप में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the obligation of business firms to contribute resources for the society. Example, giving fair quality of product, बताया था कुछ वीडियोस में पिछले। अच्छे प्रोडक्ट दीजिए, सही प्राइसेस पे दीजिए, प्राइसेस में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। ऐसा नहीं अपने जान पहचान वाले को आपने चीज 100 का दिया है और जो एक अननोन कस्टमर आ रहा है यू आर चार्जिंग रुपीज 120 to 125 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर, है ना। उसके बाद गिविंग और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करना भी आपका एक काम हो गया। इस तरीके से ये कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। तो मैंने आपको पढ़ाया प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। सर प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पर्संस की इनकम का एक जरिया होता है, मार्केट स्टैंडिंग मिलता है कंपनी को, है ना, कंपनी के रेपुटेशन के लिए लायबल होता है। सॉरी, देन आफ्टर जब भी कोई काम करते हैं फाइनेंस रेज करने के लिए प्रॉफिट एक बेंचमार्क होता है जिससे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में था हमारा इनोवेशन, है ना, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में स्टैंड करना है, लोगों के साथ परफेक्ट कॉम्पिटिटर बन के चलना है, हेड टू हेड खड़ा होना है, प्रोडक्टिविटी ये भी पता करना है ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमको एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर बनना है जिससे हम चीजें अच्छी से अच्छी मैन्युफैक्चर कर सकें। अर्निंग प्रॉफिट्स, मैनेजर परफॉर्मेंस, मैनेजर द वन हु रन्स द कंपनी और वर्क्स ऑन इट्स behalf, frames of policy, rules and bylaws for the workers to be implemented, and workers performance and attitude, उनको एफिशिएंट वर्कर बनाना है। इस तरीके से ये कुछ हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्क की, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इज योर फैक्टर्स व्हाइल स्टार्टिंग योर बिजनेस फर्म। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी डाउट के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम उसको नेक्स्ट डे तुरंत से रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप अपने नोट्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे।